चलिए, तो जो आज हमारा टॉपिक है, दैट इज़ टॉपिक क्या सब्जेक्ट है, दैट इज़ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, अब हम इसको, एक्ट का नाम ही पहले इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने इसको कैसे याद रखा होता है, IRWA। ठीक है, हम आई समझ गए, हम आर समझ गए, हम डब्ल्यू समझ गए और ए भी, बट वॉट अबाउट दिस, हम उसमें इसको भूल जाते हैं दैट देर इज दिस टर्म प्रोहिबिशन ऑल्सो। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है दैट दिस एक्ट इज टॉकिंग अबाउट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड साथ के साथ उसको प्रोहिबिट भी कर रहा है। ठीक है, हम देखेंगे, हम जब इसको रेफर करेंगे, दैट प्रोहिबिशन शोज इट्स penal इंटेंट, इट शोज दैट इट इज penal इन नेचर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इन रिलेशन टू दी एक्ट। तो बहुत ही छोटा सा एक्ट है। वी हैव, इसमें देखने के लिए वी हैव टोटल 10 सेक्शंस। 10 सेक्शंस में भी जो सिर्फ बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो ये एंड ये है। ये बहुत ही माइन्यूट है जो हम करेंगे, ये वाले फॉर द पर्पसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड ये वाले तो हम बहुत सारी एक्ट्स में देखते ही आए हैं। सो जस्ट द सेक्शन नंबर एंड द नेचर हमने याद रखनी है। तो ये सेक्शन अगेन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और आई थिंक बहुत ही मार्क्स फेचिंग, वाई, बिकॉज 10 सेक्शन है, बड़े आराम से याद हो सकते हैं। बट इसका कुछ बेस भी है। ये प्रोविजंस है इसका बेस, एंड साथ में प्लस इससे रिलेटेड। एंड लाइक आई सेड कि मैं फॉर एवरी माइनर एक्ट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बेयर एक्ट में ही वो प्रोविजंस और वो सब कुछ मार्क करके दे दूँ, सो दैट यू डू नॉट हैव टू रेफर टू एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पजेस आपको मैंने आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड दिस PDF ओनली, जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मार्क्ड एंड रिटन। ठीक है, एंड साथ के साथ आपको ये भी मिलेगा, ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के जो आपके इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं ये आपको सारे मिलेंगे। अब इससे क्या होगा कि दैट you will have everything which is related to indecent representation of women prohibition act at one place, and this is going to be really helpful for you in your mains also। ठीक है, क्योंकि जनरली हमारे पास ऐसी एक्ट्स का वी डू नॉट हैव सब्सटैंटिव अमाउंट ऑफ कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे को हेल्प करेंगी। तो पहला जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। अब अगेन इस चीज़ को वहाँ से याद करो, मैं आपको साथ के साथ आई एम गोइंग टू मेक यू रिवाइज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ऑल्सो। अब इसको वहाँ से याद करो जहाँ पर हमने बोला था कि सोर्स ऑफ एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमने जहाँ पे किया था, एंड वहाँ पे हमने किया था कि एक्सटर्नल सोर्सेज में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी जो है हमारी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स, इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड यही इसका बेस है। ठीक है, ये इसका बेस है जो कि स्पेसिफिकली वुमेन रिलेटेड राइट से डील करता है। ठीक है, देन हमारे कुछ DPSPs हैं जहाँ पे उन्होंने बोला दैट इट हैज़ टू, यू हैव टू अपलिफ्ट द वुमेन एंड उनका अधिकार है काम करना। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आर्टिकल 21, ठीक है, जो वो कहते हैं हमारे लिए यहाँ पे बेस क्या हुआ, वहाँ पे वो कहते हैं दैट राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो वो उन्होंने एज अ जनरल रूल बनाया हुआ है, आर्टिकल 21 का फैसेट है, बट ये आर्टिकल्स जो हैं दे आर स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू दी वुमेन। देन इज BNS या IPC के प्रोविजंस। अब यहाँ पे मैं आई एम नॉट गोइंग टू
गो इन टू द डिटेल्स बिकॉज ये हमने एनीवेज कर रखा है। हम अभी अपना BNS ख़त्म करके BNSS ख़त्म करके हटे हैं, सो इसके लिए मुझे ये डिटेल समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दीज आर द प्रोविजंस जो हमारे पास रेलेवेंट बनते हैं। 292 सेल ऑफ ऑब्सीन बुक, ठीक है। 293 अगर हमने वो टू यंग पर्सन किया है, एंड इसमें अब इन्होंने यंग पर्सन को हटा के चाइल्ड लिख दिया है, एंड ये हो गए ऑब्सीन सॉन्ग्स। देन इज नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आपकी, जब हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट देखेंगे ना, तो हम इसमें एक लूप होल देखेंगे। इसमें लूप होल क्या है, दैट अब बाय वे ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। ऑल्दो दे हैड अ चांस, there was an amendment which was suggested in 2021 कि आप इसमें ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इंक्लूड कर दो, बट दैट रिकमेंडेशन, दैट अमेंडमेंट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड, इट वाज टेकन बैक। मतलब वो सिर्फ बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो पास नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि देयर इज दिस लूप होल, एंड उस लूप होल को हम कवर करते थे बाय वे ऑफ सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये भी हमारे सिलेबस में है, तो हम जब इसको टाइम आएगा तब हम इसको प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली इसी तरीके से इसी सेंस में है। अगर आप देखेंगे सेक्शन 67, 67B, ये सारे बड़े प्रेवलेंट है। तो जब आपने हमने जो पॉक्सो वगैरह किया था उसमें भी वी हैड रेड सेक्शन 67B। तो हम जब अपना सेक्शन IT एक्ट करेंगे देन वी विल सी कि हाउ इट इज़ रेलेवेंट हेयर। Then is section 22 of the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, this is prenatal, अभी आपको एज सच ये प्री के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो द बेस, ठीक है। एंड ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस एक्ट। मैं आपको सिर्फ वो दिखा रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला नो पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक काउंसिल, सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी या एनीथिंग, ये क्या करेंगे, शैल इशू, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, कम्युनिकेट और कॉज टू बी इशूड, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूटेड और कम्युनिकेटेड बाय एनी एडवर्टाइजमेंट in any form including internet regarding facilities of prenatal determination of sex or sex selection before the conception available at such center। तो इन्होंने कहा बाय वे ऑफ दिस मीन्स ऑल्सो, पहले तो हमने ये भी बैन कर रखा है, इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ प्रोहिबिटेड, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखें तो ये हम चाइल्ड इन्फेंटिसाइड से इसको रिलेट किया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड से। तो उन्होंने कहा था दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ फीमेल, इसलिए ये वाला भी वन ऑफ द प्रोविजंस है विच सपोर्ट्स द इंटेंट बिहाइंड दिस एक्ट। Then there was also this Television Networks Regulation Act passed in 1995, which prohibits the broadcasting of advertisements on cable networks that do not adhere to the advertisement code number. Uh, Advertisement code. No advertisement may insult any race, caste, color, culture, religion, or nationality according to the advertisement code। एंड रूल क्या कहता है, रूल स्टिपुलेट्स दैट नो एडवर्टाइजमेंट पोर्ट्रेइंग अ नेगेटिव इमेज ऑफ द वुमेन शैल बी परमिटेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव इमेज जो है ना, वो भी पोर्ट्रे करना इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, ठीक है। अब अगेन द टाइम्स हैव चेंज्ड, द टाइम्स हैव इवॉल्व्ड, एंड अब इन सब चीज़ों का मतलब भी हम कोर्ट्स जो है इंटरप्रेट करती है इन द लाइट ऑफ द सोसाइटी दैट इज प्रिवेलिंग या कंडीशंस दैट आर प्रिवेलिंग।
अगेन एक और एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसमें उन्होंने 2D में कहा ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ अ पर्सन that are guaranteed by constitution or outlined in international treaties and recognized by the court. इसमें आप ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, आप सीडॉ भी ऐड कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वन ऑफ द इंटरनेशनल प्रोविजंस जो हमारे को सपोर्ट करता है इस एक्ट के पर्पस में. ठीक है, तो ये सारे जो आपके प्रोविजंस हैं, हाउ आर दे रेलेवेंट? दे आर रेलेवेंट जहाँ पे हमें बताना होगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी. अब हम आगे चलते हैं. हम इस एक्ट के नाम को एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, हमने पहले टाइटल पढ़ लिया है दैट इट इज द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन. अब सवाल आया व्हाट वुड अमाउंट टू इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, उन्होंने कहा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एंड इसका मतलब है जो कि 2C में लिखा हुआ है. सो पहली ही डेफिनेशन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये पहली पहली डेफिनेशन ही बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें उन्होंने क्या कहा? इट मीन्स द डिपिक्शन. सो देयर हैज टू बी डिपिक्शन. डिपिक्शन मीन्स योर विल हैज टू बी शोन इन सम वे. ठीक है, इट हैज टू बी शोन, इट हैज टू बी पोर्ट्रेड. If it is not portrayed, if it is not in any physical form communicated, then it is not an indecent representation of woman. ठीक है, if it is still in your mind, if that depiction is still in your mind, that does not amount to offense. तो यहाँ पे उन्होंने बोला that the depiction has to be portrayed. और पोर्ट्रे किस तरीके से होनी है? in the manner of the figure of a woman. ठीक है, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अब अगर हम देखें तो इस तरीके से फिगर ऑफ द वुमेन हर सेल्फ. अगर आप देखें तो आजकल क्या मतलब मॉर्फिंग चलती है, जहाँ पर आप बॉडी किसी और की लगा रहे हो, फेस किसी और का लगा रहे हो. तो यहाँ पर इवन दो द बॉडी इज नॉट दैट ऑफ द वुमेन, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इवन व्हेन यू अटैच इट विद हर फेस, इट बिकम्स इनडिसेंट इन रिलेशन टू दैट वुमेन ऑल्सो एंड इन रिलेशन टू द अदर पर्सन्स ऑल्सो, और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, हम केसेस करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पूरी body of the woman has to be shown in an indecent way. Even if any part of her body is shown in an indecent way, that would amount to uh, indecent representation of woman. And अब इन्होंने बोला in such a way. तो इन्होंने बोला कि every indecent, every representation of woman's body is not indecent. ये पैरामीटर है, ये टेस्ट है which is to be applied. ठीक है, इससे रिलेटेड मैं भी आपको केस लॉज भी करवाऊंगी, बट मोर स्पेसिफिकली एक केस लॉ कराऊंगी जो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है. उन्होंने कहा मोर स्पेसिफिकली टेस्ट क्या है, दैट पहला टेस्ट है इट इज डेरोगेटरी टू द वुमेन इटसेल्फ, टू द वुमेन इटसेल्फ. ठीक है, डेनिग्रेटिंग टू द वुमेन, derogatory to the woman. तो पहला तो वो indecent representation of the woman should be derogatory उसकी terms में. और second क्या है? likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals. ठीक है, और कहीं ना कहीं यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेस था. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था कि आपको राइट है इवन टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और ऑक्यूपेशन, बट जहाँ पर पब्लिक हेल्थ मोरालिटी से रिलेटेड है, डिसेंसी से रिलेटेड है, तब हम आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे. आर्टिकल 19(1) यही कहता है, यहाँ पे भी वो यही चीज़ कह रहे हैं.
कि या तो वुमेन हर सेल्फ के लिए इट इज डेरोगेटरी, या सेकंड इट हैज सच एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द पर्सन सो एज टू अफेक्ट द मॉरल्स या मोरालिटीज। अब इससे रिलेटेड हमारे पास केसेस क्या आते हैं? इससे रिलेटेड हमारे पास पहला केस ऑफ कोर्स हम पढ़ते हैं, दैट इट इज रेजिना वर्सेस हिकलिन। ठीक है, एंड इसमें इन्होंने क्या कहा, जो मैंने आपको सेकंड टेस्ट बताया, हमने कहा कि पब्लिक मॉरल्स, पब्लिक मोरालिटी पे इफेक्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कौन सी पब्लिक, हु इज टू बी टेकन एज पब्लिक, देयर शुड बी अ क्राइटेरिया जो डिफाइन होना चाहिए कि इन लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने देखना है कि वेदर इट इज हार्मफुल फॉर पब्लिक मोरालिटी और नॉट। तो इन्होंने इसमें एक हिकलिन टेस्ट निकाला। The case revolved around an anti-Catholic pamphlet titled The Confessional Unmasked that was being distributed. Its core principle is that if any part of the material has a tendency, ध्यान से सुनना, has a tendency to corrupt or deprive vulnerable individuals, particularly children, then the entire work can be classified as obscene. This is irrespective of overall context of the literary, artistic और social value of the work। तो आप देखो कि कितना, बट अगेन उस टाइम के हिसाब से ये करेक्ट था। ठीक है, तो अब इन्होंने लिख दिया कि हम जो हिकलिन टेस्ट है ना, हम ये ले डाउन कर रहे हैं कि जो वल्नरेबल सोसाइटी ऑफ द वल्नरेबल सोसाइटी है, दैट इज गोइंग टू बी द बेंचमार्क फॉर डिसाइडिंग कि क्या ये चीज ऑब्सीन है या नहीं है। ठीक है, एंड तो यहाँ पे पहले हो गया कि वी आर गोइंग टू vulnerable, check the vulnerable society, that is going to be the decisive audience। एंड दूसरी उन्होंने कहा कि irrespective of total work। तो ये चीज ले डाउन की थी रेजिना वर्सेस हिकलिन में। उसके बाद हमारे पास केस आया रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब अगेन ये हम नंबर ऑफ टाइम्स आईपीसी में कर चुके हैं। लेडी चैटरलेज लव, सारे किताबें, सारे एडिशंस जो है उन्होंने उठा लिए थे। द बुक स्टोर वाला सेट दैट मुझे तो पता भी नहीं है इसमें कि ऐसा कुछ ऑब्सीन मटेरियल है, तो उन्होंने कहा इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि तुम्हें पता हो। पोजेशन इटसेल्फ इज जो है इसको हमने सीज कर लेना है। एंड इन्होंने वाइल डिसाइडिंग वेदर द हिकलिन वेदर द बुक इज ऑब्सीन और नॉट, दे हैड अप्लाइड हिकलिन टेस्ट। ठीक है, अब आ जाओ हमारा लैंडमार्क केस, जो था अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस वाज ऑफ 2014 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट हम वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द हिकलिन टेस्ट एनी मोर। एंड फन पार्ट इज हिकलिन टेस्ट जहाँ से हम लेकर आए वो कंट्री खुद ही नहीं फॉलो कर रही थी ये हिकलिन टेस्ट। दे हैड गिवन अप द हिकलिन टेस्ट लॉन्ग बिफोर। The Supreme Court moved away from Hicklin test, and now the test is, ये हम कर चुके हैं, आईपीसी में भी हमने किया था, community standard test। The standard of determination is that of an ordinary common person and not a hypersensitive person such as adolescent or child's mind who is susceptible to influences। तो आप देख रहे हो कि देयर इज सच अ बिग शिफ्ट। पहले हिकलिन टेस्ट में बोला कि द टेस्ट इज टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बट उन्होंने कहा वीक सरकार में नहीं, बिल्कुल नहीं। वी हैव टू सी कि एक ऑर्डिनरी कॉमन पर्सन के माइंड पे उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला जो रूल था वल्नरेबल वाला वो तो वीक सरकार में उन्होंने कैंसिल कर दिया। सेकेंड जो टेस्ट था दैट दिस हैज टू बी सीन, जो आपने लिटरेरी वर्क है दैट हैज टू बी
सीन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इफेक्ट या कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हून में भी कहा, एंड साथ में अपूर्वा अरोड़ा के केस में भी कहा। उन्होंने कहा profanity is not per se obscene, vulgarity and profanities do not per se amount to obscenity. While a person may find vulgar and explicit filled language to be distasteful, unpalatable, uncivil, and improper, that by itself is not sufficient to be obscene, because हमने जो देखना है, ये आप अपना बाकी वहाँ से कवर कर सकते हैं। हमने जो करना है दैट इज हमने देखना है फुल कॉन्टेक्स्ट में। हमने जो मटेरियल देखना है, हमने जो ओवरऑल इफेक्ट देखना है ऑफ द वर्ड, ठीक है। एंड अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह। This case revolves around the film Bandit Queen, which is based on the life of Phulan Devi, a woman who faced extreme violence and humiliation, eventually becoming a dacoit. इसमें eventually का मतलब क्या है कि because of this extreme violence and humiliation, she became dacoit. अब उस सीन के लिए, उस सीन में where the woman was shown nude, वो दिखाना ज़रूरी था फॉर एबल टू अंडरस्टैंड कि उस इवेंट का उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। एंड सिंस दे वर शोइंग द स्टोरी ऑफ द बैंडेड क्वीन, कोर्ट ने इसमें क्या हेल्प किया, इन्होंने कहा इट नोटेड दैट सच डिपिक्शंस वर नॉट इंटेंडेड टू अराउज बट टू इवोक रेवल्जन अगेंस्ट द परपिट्रेटर्स एंड सिंपैथी फॉर द विक्टिम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वी हैव टू सी दैट सीन नॉट इन आइसोलेशन बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग अराउंड, एंड साथ के साथ उस स्पेसिफिक इवेंट का उसकी लाइफ पे क्या असर हुआ। The court expressed confidence in adult audiences' ability to comprehend the serious themes presented in the film, arguing that they would not be swayed by isolated scenes of nudity or expletives but would understand the overall message against societal violence, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ना एक ये इम्पॉर्टेंट केस और है। अब ये मेरे को एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, बिकॉज अगेन हमने यहाँ पर एनोनिमिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी होती है। अब इसमें देखो, इसमें क्या था, आई हैव मोर स्पेसिफिकली रिटन इट फॉर दी इसका हेल्ड पर्पस। In this case, the petitioner found at and drew the court's attention to the cover page of a magazine depicting a mother feeding her baby, exposing her bosoms. The caption of in translation read, "Don't stare, we have to breastfeed." ठीक है। The petitioner contended that overpage offended sections POCSO के एज वेल एज जे एक्ट। अगर आपको ये याद हो तो देर वॉज दिस अगेन ऐसा ही केस जहाँ पर वुमेन वॉज, देर वॉज दिस पिक्चर जहाँ पे वुमेन की सेमी न्यूड बॉडी वॉज बीइंग पेंटेड बाय हर चिल्ड्रन। तो ये भी था एक लास्ट टाइम, कुछ लास्ट ईयर्स में केसेस। He had also roped in Section 3 and Section 4 of Indecent Representation of Women Prohibition Act and Article 39 E and F of the Constitution. अब ये इसका हेल्ड देखो, such beautifully written. As beauty lies in the eyes of beholders' eyes, so does obscenity. ठीक है, and this is such a good line to start or to end your mains का answer. Indian psyche has been so mature for ages that it could see the sensuous in even in the sacred by giving examples of painting of Ajanta. हम ये देखेंगे।
only those sex related materials which have a tendency of exciting lustful thoughts can be held to be obscene, but the obscenity has to be judged from the point of view of an average person by applying contemporary community standards. ठीक है, तो ये है केस. एंड नाउ हम लेट अस कम बैक टू द डेफिनेशन पार्ट. और हम अब देखते हैं कि क्या हमें समझ आ रहा है कि इस डेफिनेशन का एनालिसिस कितना बढ़िया तरीके से हुआ है. हमने कहा इट मीन्स डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ फिगर ऑफ अ वुमन, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ. तो ये हमने कहा फिगर, हर फॉर्म और बॉडी और पार्ट देयर ऑफ. ठीक है, ये डिपिक्शन हो गई, मतलब विजुअल पोर्ट्रेयल हो रहा है. बट इट इज नॉट पर से इंडिसेंट. और वो हमने देखा अभी एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, एंड वही जो हमने बॉडी पेंटिंग वाला केस भी सुना, दैट इज नॉट पर से इंडिसेंट, बैंडेड क्वीन वाले केस में भी. बट इन्होंने कहा इट इज गोइंग टू बी काउंटेड इन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ओनली व्हेन इट इज डेरोगेटरी टू द वुमेन, नंबर वन. और उसका इफेक्ट क्या होगा, दैट इट इज लाइकली टू करप्ट द पब्लिक मोरालिटी और माइंड्स ऑफ द पर्सन्स. फिर हमने कहा यहाँ पे पर्सन कौन है. पहले हम उसमें हिकलिन टेस्ट में देखते थे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अब उन्होंने कहा वीक सरकार के केस में कि इट इज नॉट गोइंग टू बी द जो आपका वल्नरेबल सोसाइटी बट कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, दैट इज एक कॉमन प्रूडेंट मैन. ठीक है. फिर हिकलिन टेस्ट का सेकेंड पार्ट क्या था कि दैट कंटेंट हैज टू बी सीन irrespective of what is the total idea that has to be conveyed. बट फिर हमने देखा पूर्वा अरोड़ा में भी एंड बैंडेड क्वीन केस में भी, बॉबी इंटरनेशनल केस में भी, दैट दैट स्पेसिफिक थिंग, सीन या एक्ट हैज टू बी सीन in context of what overall effect it has on the movie या picture या what it is trying to convey. ठीक है. तो अब अगर आपको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन आती है तो आपको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है. पहला है डिपिक्शन, दूसरा है वुमेन की डिपिक्शन उसकी बॉडी की इन एनी फॉर्म और उसका पार्ट, एंड तीसरा है उसका टेस्ट. टेस्ट क्या है, दैट वुमेन के लिए डेरोगेटरी है, पब्लिक मॉरल्स को इंजर करता है. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन एंड ऑफ कोर्स द केस लॉज जो हमने इसके साथ साइट करने हैं. अब हमने वुमेन का मतलब हमारे को पता है दैट इट इज फीमेल ऑफ एनी एज. अब वेदर transgender woman is included in it is still a question that has to be decided. ठीक है. बट यहाँ पर इन दिस एक्ट इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है. फिर हमारे पास सवाल आया प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मीन्स दैट वी आर प्रोहिबिटिंग. प्रोहिबिटिंग का इफेक्ट कैसे आता है, जब आप पेनल्टी इम्पोज करते हो, पीनल प्रोविजंस लगाते हो. तो हमने देखा कि पेनल्टी वाले सेक्शंस कहाँ है, पेनल्टी सेक्शन 6 में लिखा हुआ है. और वो पेनल्टी किससे रिलेटेड है, अगर आप देखें उन्होंने कहा सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के प्रोविजंस को अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो देन आपको पेनल्टी लगेगी. तो इसके लिए हमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. एंड जो कि ऑपरेटिव पार्ट है पेनल्टी वाले ऑफेंसेस है बेसिकली. तो अभी हम इसको ज़रा ब्रेक लगा के पहले अपना ऊपर वाला सारा ख़त्म करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद दी प्रोविजंस. तो हमने देखा इट इज़ 1986 की एक्ट नंबर 60. असेंट डेट इज गोइंग टू बी 23 दिसंबर, एनफोर्समेंट डेट इज 2/10/87. और ये हमें कहाँ से पता लगा, हमें यहाँ से पता लगा ऑन सच डेट एज, एंड दिस इज 22 अक्टूबर 1987. तो ये क्या है, दिस इज द एनफोर्समेंट डेट.
तो हमने ये डेट्स याद रखनी है। अगेन इसका लॉन्ग टाइटल क्या कहता है? एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। हम अभी बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं। अब इन्होंने कहा मीन्स क्या क्या है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स और इन पब्लिकेशंस। अब अगर हम देखें एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब हमारे को सेक्शन 2A में दे रखा है, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2A। और इन पब्लिकेशंस, पब्लिकेशंस का मतलब हमारे को कहाँ पे बताया गया है? पब्लिकेशंस नॉट इन इट्स प्रॉपर सेंस हैज बीन डिफाइंड, बट इसको हमने ऑफेंस बना दिया है एंड कहीं ना कहीं हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर दिया। पब्लिकेशन करना मतलब मेक नोन टू द पब्लिक एट लार्ज, तो हमने कहा कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन से एनालाइज करेंगे। एंड कैसे? बाय मीन्स ऑफ राइटिंग्स, पेंटिंग्स, फिगर्स और इन एनी अदर मैनर। तो आपने ये जो पब्लिकेशन की है, लिख के की है, बना के की है पेंटिंग में, फिगर्स आपने चाहे ड्रॉ करके या पोर्ट्रे मतलब मूर्तियां बना के की हैं, और इन एनी अदर मैनर। तो ये जो हम डिजिटल वो लेकर आते हैं, एआई लेकर आ रहे हैं, वो हम कहाँ लेकर आ रहे हैं? इन एनी अदर मैनर में लेकर आ रहे हैं। ठीक है। एंड सिंस उसके लिए एक प्रॉपर प्रोविजन नहीं है, तो दैट हैज टू बी रेड विद सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट। एंड हमने कहा फॉर अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। और उसमें क्या है हम देखेंगे, सेक्शन 5 में हमने सर्च और सीजर की बात की है। फिर हमने सेक्शन 7 में बोला कि अगर ऑफेंसेस बाय कंपनी हो रहा है तब उसका क्या प्रोविजन होगा। ठीक है। देन इट इज द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द गवर्नमेंट दैट हैज टू मेक रूल्स। ठीक है। तो ये सारे क्या है? दे आर इंसिडेंटल मैटर्स, दे आर कनेक्टेड विद द एक्ट। तो एक्सटेंट है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एंड ये नाउ लेट अस कम टू द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट उन्होंने क्या कहा? एडवर्टाइजमेंट आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आप देखें तो हम सारी ही डेफिनेशन करेंगे, इसीलिए डेफिनेशन को हम छोड़ेंगे अदरवाइज भी नहीं, बिकॉज 5 तो डेफिनेशन है जो पढ़ने वाली हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है वो तो हमने हर जगह ही देखा है, प्रिस्क्राइब मीन्स रूल्स मेड बाय द एक्ट, तो ये तो आपको एनीवेज याद है। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, wrapper or other document, and also includes any visible representation made by means of light, sound, smoke or gas। ठीक है। नोटिस हम हर जगह देखते हैं जहाँ पे पैम्फलेट्स चिपके होते हैं, तो नोटिस हो गया चिपकाना। सर्कुलर होता है दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड, वो भी होता है इन रिटन पेपर फॉर्म है, बट दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड। ठीक है। लेबल और रैपर क्या होता है? रैपर मीन्स दैट समथिंग जो आपने पूरा उस चीज पे, सपोज जैसे चॉकलेट में आपने पूरा का पूरा जो रैपर लगाया हुआ है, ठीक है, जिस चीज से आपने उसको कवर किया हुआ, जैसे हम टॉफी का रैपर कहते हैं ना। एंड लेबल इज नॉट कवरिंग द एंटायर ऑब्जेक्ट और एंटायर एंटायर थिंग, इट कैन बी जैसे एक हम नेम स्लिप लगाते हैं ना, नोटबुक में एक नेम स्लिप लगाते हैं, दैट इज लेबल, उसको टैग करने के लिए। और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स visible representation made by means of light, sound, smoke, gas। तो बाय वे ऑफ लाइट हमारे बहुत सारे लाइट शोज होते हैं, ठीक है, जो हम देखने के लिए जाते हैं। अगर वहां पे भी बाय वे ऑफ लाइट इफ यू आर मेकिंग एनी रिप्रेजेंटेशन विच इज इनडिसेंट, जो कि 2C में फॉल करता है, वो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है। साउंड बाय वे ऑफ जो आपके वर्ड्स हैं, हमारे अगर रेडियो पे कोई एड चल रही है वो साउंड के थ्रू आ रही है, दैट इज इंक्लूडेड।
स्मोक और गैस, तो ये क्या है, गैशियस फॉर्म में भी इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ वुमन या एनीथिंग विच इज इनडिसेंट, तो ये क्या है, इट वुड अमाउंट टू एडवर्टाइजमेंट। अब हमने एक, अगेन हमने कहा कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है प्रोहिबिटेड है, तो हमने यहाँ पर सेक्शन 2A की डेफिनेशन देख के कहा, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो अगर एडवर्टाइजमेंट जो हमने ऊपर पढ़ी है उसमें किसी भी तरीके से आप या तो पब्लिश करते हो या कॉज टू बी पब्लिश्ड किसी और से पब्लिश करवाते हो, और अरेंज और टेक पार्ट इन पब्लिकेशन और एग्जीबिशन, पब्लिकेशन और एग्जीबिशन आपने ये सब किया, और आप पब्लिकेशन या एग्जीबिशन में, पब्लिकेशन मतलब कि मेकिंग नोन इट टू द पब्लिक एट लार्ज, या एग्जिबिटिंग, एग्जिबिटिंग मतलब कि जहां पर आपने डिस्प्ले कर दिया है, यू आर, पब्लिकेशन का सिंपल अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया एंड दैट इज सर्कुलेटिंग एवरीवेयर। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, मैंने तो एक जगह ही लगाई है बट आई हैव मेड इट पीपल एट लार्ज, कि वो उसको एक्सेस कर सके। सो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट लेके कहीं नहीं जा रही हूँ, लोग उसको देखने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन्स indecent representation of women in any form, that is a, that is prohibited। और अगर आपने वो चीज कर दी तो देन इन दैट केस इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 में उन्होंने कहा कि फर्स्ट कन्विक्शन पे 2 years प्लस फाइन ऑफ 2000 रुपीज, एंड अगेन इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट सेकेंड कन्विक्शन या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, देन 6 महीने से 5 years तक की पनिशमेंट प्लस 10,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज का फाइन। तो ये पेनल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट हमने जो डेफिनेशन पढ़नी है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। सैंपल्स हमने पढ़ा था कल, अगर आपको याद हो हमने सोगा में ये टर्म पढ़ी। सैंपल का मतलब हो गया एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, जो आपने मेन कॉपी बना रखी है उसकी एग्जैक्ट कॉपी। नाउ वेदर, ये आपका प्री का सवाल है, प्री में सवाल ये है दैट वेदर फ्री और अदरवाइज, तो आप चाहे वो फ्री में बेच रहे हो, फ्री में बांट रहे हो, फ्रीबीज, या अदरवाइज मतलब आप आइदर यू आर टेकिंग मनी फॉर इट, आइदर यू आर टेकिंग एनी प्रॉपर्टी फॉर इट, ठीक है, आइदर यू आर टेकिंग सर्विसेज फॉर इट। तो फ्री है और अदरवाइज में मीन्स है दैट यू कैन अवेल एनी अदर तरीका ऑफ नॉट गिविंग इट इन अ फ्री। और वो क्या हो सकता है, आप उनसे पैसे ले रहे हो, आप उनसे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, मूवेबल इमूवेबल, आप उनसे कोई सर्विस ले रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, दिस विल अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने जो पढ़ना है टर्म, वो हमने पढ़नी है लेबल एंड पैकेजिंग। अब मैंने आपको लेबल समझाया, लेबल अगेन इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। लेबल मैंने आपको समझाया फॉर पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। लेबल का क्या मतलब हुआ, एक नेम स्लिप जैसे हम अपनी नोटबुक्स पे लगाते थे, ठीक है, तो हम वो किस तरीके से कर सकते थे, लेबल का मतलब है टैग करना, टैग लगाना। एनी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर, तो या तो हम बुक के ऊपर ही नाम लिख देते थे, ठीक है, या हम उस पे अपने साइन लगा देते थे, ठीक है, जहां पर मार्क्ड मतलब इन एनी वेज, मैंने एक स्टार बना दिया, ठीक है, मैंने एक रेनबो बना दिया, किसी भी तरीके से आपने जो स्टैम्प किया है, मार्क किया है। स्टैम्प्ड मीन्स, स्टैम्प होती है हमारे पास जो जिसमें हमारा इधर नाम लिखा होता है एंड ऑफिशियल
जब आप जज बन जाएंगे तो आपको स्टैंप दी जाएगी, जो हम कहते हैं सील ऑफ द कोर्ट होती है। प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर, अगेन दिस कैन बी इन दीज फॉर्म्स। प्रिंट उसमें खुद इट सेल्फ भी प्रिंटेड हो सकता है, ठीक है, कि नोटबुक में ही नाम प्रिंटेड है आपका। और ग्राफिक मैनर, and by way of graphics also it can be attached, affixed to or appearing upon any package। अब अगर आप ये देखो, ये सारी चीजें या तो हम चिपका सकते हैं, या तो वो लाइक आई सेड कि वो इन इट सेल्फ ही उसी पे ही प्रिंटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, व्हेन यू आर राइटिंग अ नेम, व्हेन यू आर गिविंग इट अ टैग। पैकेजिंग मीन्स, ये हम सबको पता है, बॉक्स, कार्टन, टिन और एनी अदर कंटेनर। तो कोई डब्बा है एंड डब्बे के ऊपर लेबल लग सकता है, ठीक है। डब्बा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेबल ऑल्सो, और डब्बे के ऊपर लेबल भी लग सकता है। एंड वहां से हमारे पास ये स्टेटमेंट आई, एवरी लेबल इज एन एडवर्टाइजमेंट बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो हम, ये हमारे लिए इज नॉट अदरवाइज, हमारे लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम इसको मेंस में कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक और सेक्शन आया, जो क्या करता है, इट इज प्रोहिबिटिंग publication or sending of books by post, pamphlet containing indecent representation। publication मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो पहले में हमें उन्होंने क्या कहा, पहले में कहा कि आपको एडवर्टाइज नहीं करना है, ठीक है, आपको पब्लिकेशन भी नहीं करनी है, ना ही आपको एग्जीबिशन करनी है। सो हमारे पास जो 3 एक्ट्स हैं वहाँ पे जो प्रोहिबिटेड है, वो है एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिकेशन, एग्जीबिशंस, ठीक है। अब दूसरी चीज की है, आपने पब्लिश करा लिया, अब आप क्या कह रहे हो, अब अगेन 1986 की एक्ट है। उस टाइम अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछे ना, मतलब जैसे कि हम लोग को मम्मी वगैरह बताते हैं दैट दे यूज टू राइट लेटर्स, है ना। सो माय मदर is basically from Delhi and she got married in Shimla. So she used to write letters to her brother and sisters for the purposes of communicating. तो एक वही जरिया था उस टाइम चिट्ठियां भेजने का ही, है ना, बात करने का ही। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर दैट मैटर, जो अभी भी हार्ड कॉपीज हैं वो तो हम बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ही भेजते हैं, बाय पोस्ट ही भेजते हैं, ठीक है। बट अब नाउ वी हैव पीडीएफ्स, है ना, हम जिनको मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा भेज देते हैं। बट उस टाइम उन्होंने कहा कि सेंडिंग ऑफ बुक्स बाय पोस्ट, तो ये भी क्या था, आप अगर उनको भेज भी रहे हो तो मतलब आपने पब्लिश नहीं करी है, ठीक है। आप अगर सिर्फ भेज भी रहे हो ना, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी पनिशेबल। तो अगर आप ये पढ़ें, नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन्स indecent रिप्रेजेंटेशन इन एनी फॉर्म। तो इन्होंने बोला, पहले में हमने 3 में क्या प्रोहिबिट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन, एग्जीबिशन। आप कर रहे हो, आप करवा रहे हो, दैट इज पनिशेबल। फिर सेक्शन 4 में हम कह रहे हैं कि आपने पब्लिकेशन बाय पोस्ट करी या सेंडिंग बाय पोस्ट कर रहे हो, आप पब्लिकेशन या आप सेंडिंग बाय पोस्ट कर रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 4, ठीक है। चाहे आपने एडवर्टाइज नहीं किया, बट इफ यू आर सेंडिंग इट, देन यू आर लाइबल। बट ये है आपके अगेन प्री का इम्पोर्टेंट सवाल, इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस निकाल दी। इन्होंने कहा कि इफ द केस इज फॉलिंग अंडर दीज एक्सेप्शंस, इट इज नॉट गोइंग टू बी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, ठीक है। पहली चीज है, एनी बुक, पैम्फलेट
paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation of figure, the publication of which is proved to be justified as being public good on the ground that such public pamphlet, slide, paper, film, writing, drawing is in the interest of science, literature, art or learning or other objects of general concerns. तो हमने जो ये देखा, फूलन देवी वाला मूवी वाला, अवीक सरकार का केस, या फॉर दैट मैटर हमने अपूर्वा अरोड़ा वाला भी जो देखा, वो सारे इसी में तो फॉल कर रहे हैं. तो पहला तो है, इफ इट इज फॉर अ पब्लिक गुड, कुछ फॉर द पर्पसेस ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न्स. देन इज इफ इट इज विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस. अब ये क्या है, अगर अब आपको पता हो, देर इज दिस कामाख्या नाम का मंदिर, ठीक है, वेर जो है इट रिप्रेजेंट्स, सो मैं अगर आपको, इफ आई शो दिस टू यू, द ऑब्जेक्ट या द कामाख्या टेम्पल, ठीक है, सो ये देखो, अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द गॉडेसेस मेंस्टुरेशन, ठीक है, एंड फॉर इट्स योनी शेप्ड स्टोन विच सिंबलाइजेस द गॉडेसेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो ये क्या है, this is not going to be, this does not amount to indecent representation of women, because ये कहाँ covered है, यहाँ पे covered है, ठीक है, which is kept or used bona fide for religious purposes. नेक्स्ट है जो आपके इसके एक्सेप्शन है, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड or on or in any ancient monument within the meaning of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act. तो ये अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, दैट एशियंट मॉन्यूमेंट्स. अब अगर आप वो सन टेम्पल देखें, एंड बहुत सारे देर आर डिफरेंट अजंता वाले केव्स, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो इस तरीके के स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ठीक है, वो एनग्रेव हो रखे हैं, बट दैट डज नॉट, एंड दैट इज ओपन फॉर पब्लिक एक्सेस के लिए है, वो पब्लिक को देखने के लिए है वो. बट वो क्या है, उसको हमने यहाँ से इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से बाहर निकाला है. एनी टेम्पल और ऑन एनी कार यूज्ड फॉर कन्वेंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस. तो मैंने आपको ये यहाँ पे भी इसको इंक्लूड कर दिया है, समझा दिया है आपको. तो ये हो गई हमारे पास फोर्थ एक्सेप्शन. एंड लास्ट इज एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल. तो ये क्या है, सिनेमाटोग्राफ एक्ट किसके लिए काम करती है, मतलब किस पे एप्लीकेबल है, सेंसर बोर्ड पे. तो हमने कितनी सारी मूवीज सुनी है कि सेंसर बोर्ड ने अलाउ नहीं करी है, या अडल्ट सर्टिफिकेट दिया है, which means that above 18 years of age only people can view it. 18 साल से नीचे के बच्चे नहीं देख सकते. एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट कितना शिफ्ट आया है फ्रॉम दी मूवीज जो उस टाइम होती थी. अगर आप देखें 1952 की एक्ट है, तो 1952 में जो मूवीज होती थी वर्सेस 2025 की जो मूवीज है, तो अगेन वो भी क्या है, दे आर ऑल्सो नाउ अप्लाइंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, कि क्या सेक्सुअली एक्सप्लिसिटिव मटेरियल है एंड क्या नहीं है. तो आपके पेपर के लिए ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है. मोर देन दी मेन बॉडी, आपकी एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है. अगेन, इफ एनीबडी कॉन्ट्रावीन्स विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, पनिशमेंट यहाँ दे रखी है सेक्शन 6 में, एंड इट इज सेम. तो यहाँ पे हुए हमारे सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे आते हैं हम. 6 कंप्लीट हो गया. नाउ पावर टू एंटर एंड सर्च. अब
जब हमने मैंने आपको ये वाला रंजीत डी उदेशी वाला केस बताया, देन मैंने आपको ये चीज़ भी बताई दैट वहाँ पर जो अगेन अगर एनआईपीसी को भी आप याद करो, तो वहाँ पे पावर है टू सीज एवरी सच मटेरियल, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में हो, द पुलिस ऑफिसर हैज द राइट टू सीज दैट मटेरियल। ठीक है, सीज करने का अधिकार है। सीज करने के अधिकार के लिए इट बिकम्स मैंडेटरी कि उसको पता तो चले कि वो मटेरियल है कहाँ पे। तो उसके लिए उसको सर्च करना पड़ेगा, सर्च करने के लिए उसको एंटर करना पड़ेगा किसी भी मटेरियल को। तो ये सारे अधिकार जो है सेक्शन 5 में दे रखे हैं। सेक्शन 5 ने कहा सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब सच रूल्स ना, आपके जो एक्ट है उसमें लास्ट में रूल्स भी दे रखे हैं, बट अगेन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। वो हम अपने मेंस में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं एडिशनल मटेरियल के लिए। एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट में। अब यहाँ पे उन्होंने बोला एनी गेजेटेड गेजेटेड ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर नहीं कहा, ठीक है, बट जनरली हम देखते हैं गेजेटेड ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं। Authorized by the state government may, within the local limits of area for which he is so authorized, क्या क्या कर सकता है? नंबर 1, enter and search at all reasonable times with such assistance, if any, as he considers necessary, any place in which he has a reason to believe that the offense under this act has been or is being committed। पब्लिकेशन हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सेंडिंग बाय पोस्ट हो रहा है, ठीक है। अब एंटर कर लिया, सर्च कर लिया, एंटर और सर्च करके क्या करेगा? एंटर और सर्च करके सीज करेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस ऑफेंस, इन ऑर्डर टू स्टॉप द पब्लिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो इनडिसेंट मटेरियल है। Sees any advertisement or any book, pamphlet, paper, slide film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure which he has reason to believe contravenes any provision of the act। So again he has reason to believe, it should be not arbitrary, it should be reasonable। देन लास्ट में उन्होंने क्या कहा साथ के साथ? एग्जामिन एनी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये थोड़ी है कि सिर्फ अ, सामान उठा के लेके आएगा, उससे रिलेटेड सारी सर्च भी तो करेगा, ठीक है। और वो कहाँ से करेगा? वो अगर कोई उससे रिलेटेड डॉक देखेगा कि उस पब्लिशर के पास ऑर्डर आया है, रिटर्न में आया है, उसका बिल बनाया हुआ है उसने, ठीक है, पोस्ट के लिए उसने पैकेजिंग तैयार करके रखी हुई है, या उसने पोस्ट कर दिया तो उसके पास एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन इन क्लॉज ए एंड सीज द सेम if he has a reason to believe that it may furnish evidence of the commission of the offense punishable under this act। तो ये क्या हो गया? सीआरपीसी का याद करो, जहां पर हम प्रोसीड टू द स्पॉट किए, वहां पर हमने लोगों को देखा उन एंड वहां के आसपास की जगहें देखी, फिर हमने अरेस्ट करने की कोशिश की अगर एक्यूज था, फिर हमने साथ में देखा कि इफ देयर इज एनी एविडेंस, एंड हमने देखा जब हमने आज एविडेंस एक्ट पढ़ना शुरू किया तो रियल एविडेंस कहाँ से मिलेगा? रियल एविडेंस तो वहीं साइट से ही मिलेगा ना। तो ये क्या हो गई? ये जो हो गई बुक्स वगैरह या कोई रिसीट वगैरह है, ये सारी चीजें भी तो वहीं से मिलेंगी। तो ये हमने देखनी है वहां से। प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। तो अब ये अगेन आपके प्री का इंपॉर्टेंट सवाल बन गया। प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट, ठीक है। सो इट हैज टू बी ऑलवेज विद वारंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट प्राइवेट हाउस प्लस वारंट, नेवर विदाउट अ वारंट।
Provided further that the power of seizure under this subsection may be exercised in respect of any document, article, or thing which contains any such advertisement, including the contents, if any, of such document, article, or thing, if the document cannot be separated by the reason of its being embossed or otherwise from such document, article, or thing without affecting the integrity, utility, or saleable value thereof. तो अब ये क्या हुआ, जो मूवी थी उसका एक सीन था, जो बुक था वो नॉट पूरी बुक वाज ऑब्सीन, उसका एक चैप्टर ऑब्सीन था, मतलब इनडिसेंट था अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। तो उन्होंने कहा अगर आपको सीज करना है तो क्या आप सिर्फ वो किताब के पन्ने निकाल के सीज करोगे? अब अगर हमने वो किया तो उस बुक की यूटिलिटी, सेलेबल वैल्यू, रीसेल वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी। अगेन अगर हम वो छूट जाती है तो उसको हम बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो फट गई। इसीलिए इस केस में हम सारी की सारी बुक उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन नॉट सिवेरेबल, द प्रोविजंस of CRPC shall apply as to any search seizure under this act as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said code. Section 94 क्या था? पता नहीं, विपुल जी। इन रिलेशन टू द स्टोलन प्रॉपर्टी एंड ये सब चीजें, ठीक है, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें से रिलेशन में था सीआरपीसी। चलिए, तो आपने ये याद रखना है दैट इट इज इन रिलेशन टू सीआरपीसी एंड सेक्शन 94। Where any person seizes anything under clause B or C of subsection 1, he shall, as soon as may be, inform the nearest magistrate and take his orders as to the custody thereof. अब याद रखो, याद करो, जब जब हम वो भी कर रहे थे, सीआरपीसी भी कर रहे थे, तब भी तो हम यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे दैट वो लोग गए एंड एफआईआर रजिस्टर की, प्रोसीड टू द स्पॉट किया, मतलब स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, फिर फोर्थविद आके अक्रेंस रिपोर्ट दे दी। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि आपको पता चला, आप वहाँ पे गए, आपने सर्च सीजर जो भी इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेट करके आके आपने अक्रेंस रिपोर्ट भेजनी है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को एंड टेक हिज ऑर्डर्स एज टू द कस्टडी देयर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज की बात हो रही है, याद रहेगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉ। पेनल्टी हम पढ़ चुके हैं, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 shall be punishable on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and है with fine which may extend to 2000 rupees, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term not less than 6 months but which may extend to 5 years, and also with a fine not less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees. तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हम देख चुके हैं। हम एक बार ये छोटे वाले रूल्स कर लेते हैं, देन वील कम टू ऑफेंसेस बाय कंपनी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। हम अभी तो ये पढ़ के आए हैं कि इससे जो रिलेटेड सारा प्रोसीजर होगा दैट विल बी ऑफ सीआरपीसी, है ना। अब यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। अब ये हमने क्यों लिखा? अब अगर हम देखें ना तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है, अगर हम सीआरपीसी की जो जनरल हमने डिफ्रेंसिएशन कर रखी है कि वेदर एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, उसमें हमने बस एक जगह पे ये चीज लिख दी
दैट जो लास्ट हमारा आर्टिकल है कि इफ देर इज एनी अदर जो लॉ है जिसमें देर इज, हम बीएनएस की बेयर एक्ट खोली हुई है तो देख ही लेते हैं। सो ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। तो उसमें हमने क्या क्लासिफिकेशन दे रखी है? इफ punishable with death, life imprisonment or more than 7 years, it is going to be a cognizable offense and non-bailable, ट्राइबल by sessions। तो इन्होंने 7 साल के ऊपर का ये लिख दिया। इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट तो ये मोर देन 7 हो गया। फिर उन्होंने कहा 3 साल से लेके 7 साल जो है वो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल बट विल बी ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर उन्होंने कहा लेस देन 3 अगर है तो वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल माने जाएंगे। ये सीआरपीसी ने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। इसीलिए हमारे को यहाँ पे लिखना पड़ा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। अब यहाँ की पनिशमेंट कितनी है? यहाँ की तो 2 इयर्स है, फर्स्ट कन्विक्शन पे 2 इयर्स है, प्लस 2,000 रुपये का फाइन है, और सेकंड में 6 महीने से लेके 5 साल की, प्लस 10,000 से लेके 1 लाख तक की फाइन है। तो अगर हम देखें तो टेक्निकली इस हिसाब से दिस शुड बी अ नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस, बट उन्होंने कहा सीआरपीसी में जो मर्जी लिखा हुआ है, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी बेलेबल एंड इट शैल बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो इसीलिए ये है इस पहली लाइन की इंपॉर्टेंस, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। देन इज सेक्शन 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये अगेन लाइक आई सेड हर एक एक्ट में आपको दिया गया है। पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है टू मेक रूल्स। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। लेट अस कम टू सेक्शन 7 नाउ। वैसे सेक्शन 7 जो है ना, अगेन ये भी हर एक एक्ट में इसी तरीके से है दिया हुआ, एंड मैं जनरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आपको ये अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। बट सिंस यहाँ पर हमारे पास अभी टाइम है, या पहले हम लॉज, हम जो केस लॉज है ना हमारे बचे हुए, लेट अस गो थ्रू इट वंस एंड देन आई विल कम बैक टू दिस सेक्शन। तो हमने ये कर लिया। देन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब ये वो वाला केस है जो आपने, अगर आपको बेसिस, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड कुछ आता है, देन यू कैन साइट दिस केस। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। There can never be absolute and unrestricted freedom that is completely devoid of restrictions, because that would cause chaos. The possession and the enjoyment of all rights are subject to any reasonable restrictions that the nation's governing body may determine necessary for public's health, safety, peace, and morals. The Indian Constitution's Article 19 lists a number of personal liberties along with the restrictions that must be adhered to. These limitations are placed on them only to preserve public morals and the general good of society. तो ये in relation to decency and dignity आपने याद रखना है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन वही आर्टिकल 21। द राइट टू लाइफ एक्सटेंड्स बियॉन्ड सिंपल फिजिकल सर्वाइवल एंड इंक्लूड्स द एबिलिटी टू लिव इन डिग्निटी, ठीक है। ये हम हर जगह रेफर करते हैं, दैट राइट टू प्रिवेसी इंक्लूड्स द राइट टू लिव इन ह्यूमन डिग्निटी। डेनिस चंद्र राजकुमारी वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद। अब ये केस क्या हुआ था? ये केस हुआ था जहां पर it was for the first time that a beauty pageant was to be held in India,
एंड इसको करवाने का काम जो है एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कंपनी लिमिटेड, इन लोगों ने लिया था। सो इवेंट मैनेजमेंट का काम इनका था। ठीक है, एंड दैट वाज टू बी हेल्ड इन हैदराबाद। एंड यहाँ पर जब एंड इस टाइम पे अमिताभ बच्चन वाज बैंक, ठीक है, या इसके बाद हो गए, बिकॉज इस केस को इन ब्यूटी पैजेंट्स को होने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था। ठीक है, लेटर ऑन हो गए, बट इसको बहुत बैकलैश दिया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था, एंड ये बोला गया था कि ये जो ब्यूटी पैजेंट्स है ना, ये वुमेन को, एक तो उनका आर्टिकल 14 इन्फ्रिंज करता है, मतलब नॉट एवरी वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन जो आपका ब्यूटी पैजेंट्स होता है। वाई? बिकॉज देर इज सर्टन हाइट, सर्टन वेट, सर्टन फीचर्स, बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या है, ये आप, एंड देन स्विम सूट्स का कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने कहा ये सारे जो है, दिस इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो हालांकि इन्होंने ये तो हेल्ड कर दिया था कि इट इज नॉट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, बट यहाँ पे उन्होंने कहा था कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस। ये देखो, द ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रेफर टू वेरियस लैंडमार्क verdicts and gave a judgment with the directions to the parties, striking a balance between the conflicting conflicts to the extent that it made sure that any beauty contest is carried out in all fair means with the help of recommended panel। एंड यहाँ पे इन्होंने पुलिस को भी कहा कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है इसको रेगुलेट करने की। ठीक है, सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट केस, फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली। It was determined that human dignity refers to more than just physical survival। ठीक है, भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना होता, it is with human dignity and encompasses the right to live with human dignity for women, as well as preservation of all faculties and limbs used to enjoy life or connect with the outside world। Therefore, women have access to all human rights। Women have a right to live a dignified life। ठीक है, देन इज, हम ये सारे केस बाकी पढ़ चुके हैं। सो ये आपके लैंडमार्क केसेस हैं इन रिलेशन टू दी जो हमारा अगेन अपूर्वा अरोड़ा वर्सेस स्टेट, जहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट गाली देना इज नॉट पर से ऑब्सीन, vulgarity and profanities do not per se amount to obscenity, while a person may find vulgar and expletive filled language to be distasteful, unpalatable, uncivil, and improper, that by itself is not sufficient to be obscene। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, विच इज ऑफेंसेस बाय कंपनी। तो हमने कहा, अभी तक हमने ये बात की कि एक पर्सन काम कर रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, बट यही काम कंपनीज भी तो कर सकती हैं। और अगर कंपनी ने काम किया है तो उसके लिए कौन पनिशेबल है। ठीक है, तो हमने ये अपना सीआरपीसी में भी देखा है कि व्हेन इट इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय कंपनीज और रजिस्टर्ड सोसाइटीज। अब हम यहाँ पर देखते हैं, लेट अस, अब यहाँ देखो, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, कंपनी ने किया है, तो इसलिए एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफेंस वाज कमिटेड, ठीक है, सो नॉट एट द टाइम व्हेन द पर्सन, व्हेन द ऑफेंस इज पता चला है उसके बारे में डिस्कवर्ड, बट व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company। so every person को हमने यहाँ तक पढ़ना है पहले। उन्होंने कहा एवरी पर्सन, सारे के सारे, हु एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड, या तो हेड कर रहे थे उसको या वहां पे रिस्पॉन्सिबल थे।
टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या हो गए, ये तो आपका हो गया, अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, एम्प्लॉयर या हेड हो गया, और ये क्या हो गया, एम्प्लॉइज जो वो एक्ट कर रहे हैं। नॉट एवरी एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी पनिशेबल। तो जैसे अगर एक डिपार्टमेंट है, तो अगर ये पब्लिकेशन वाला या प्रिंटिंग वाला डिपार्टमेंट है या एडिटोरियल वाला डिपार्टमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी पनिशेबल। ठीक है, सो अगर हाउसकीपिंग वाला डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू बी पनिशेबल फॉर दिस। और वो हमें कहाँ से लगा, वो यहाँ से लगा, रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। एंड साथ में उन्होंने बोला एज वेल एज कंपनी। तो एवरी पर्सन तो है ही है, साथ के साथ कंपनी भी है। ठीक है, शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो पहला जो सबसेक्शन 1 में है, उन्होंने बोला कि जो जनरल रूल है वो ये है कि जो पर्सन उन, वो मतलब हेड ऑफ द कंपनी एंड अदर एम्प्लॉयज जो उस काम से रिस्पॉन्सिबल थे, उस काम से रिलेटेड थे, वो प्लस द कंपनी इटसेल्फ, वो क्या है, दे आर गोइंग टू बी लाइबल। फिर उन्होंने प्रोवाइजो में क्या कहा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट, if he proves that the offense was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा द पर्सन इज फॉलोइंग अंडर द प्रोवाइजो, अंडर द सब मेन बॉडी। मतलब वो पर्सन है जो कि सपोज करो इंचार्ज था, तो टेक्निकली तो ही फॉल्स अंडर सबसेक्शन 1, और उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट उसने क्या किया, एक एडिशनल फैक्ट प्रूव कर दिया, और वो एडिशनल फैक्ट क्या है कि ये काम जो है, दिस वाज डन विदाउट माय नॉलेज, नंबर 1, और मैंने पूरी कोशिश करी थी कि ये ना हो, बट ये फिर भी इन्होंने कर दिया। तो इस केस में उसको नो पनिशमेंट मिलेगी, ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। ठीक है, तो प्रोवाइजो क्या कर रहा है, प्रोवाइजो एक पर्सन को निकाल रहा है अगर एक एडिशनल फैक्ट प्रूव हो जाता है तो। अब सबसेक्शन 2 क्या कर रहा है, सबसेक्शन 2 कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी and it is proved that the offense has been committed with the consent, connivance or neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be proceeded against and punished accordingly। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि डायरेक्टर, मैनेजर और ये सारी चीजें, ये सब लोग प्रोबेबली दे आर नॉट एवरी टाइम इन द सेम कंपनी, एंड हो सकता है कि कहीं पे ब्रांचेस होती हैं, हेड ऑफिस अलग होता है, ब्रांच वाला ऑफिस अलग हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऊपर चाहे जो मर्जी लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं कि एवरी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ, हेड ऑफ, जो भी है वो लाइबल होगा। ठीक है, बट आप उसमें बाहर निकाल सकते हो कि अगर उसकी, वो कहता है मेरी नॉलेज में नहीं हुआ था एंड मैंने ड्यू डिलिजेंस करी थी। प्लस यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये पर्सन्स जो डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी हैं, इनको भी आप लाइबल ठहरा सकते हो। कैसे, अगर आप प्रूव कर दो कि इनकी कंसेंट से हुआ था, इनकी कनाइवेंस से हुआ था, या इनके निग्लेक्ट की वजह से हुआ है, तो ये पर्सन्स भी क्या है, दे आर लाइबल। ठीक है, तो हम देखेंगे जनरल रूल, जनरल रूल से एक पर्सन बाहर निकाल दिया, जनरल रूल में एक पर्सन ऐड कर दिया। 7 सेक्शन जो है इस तरीके से चलता है, एंड यू विल फाइंड दिस सेक्शन सेम इन एवरी एक्ट। अब हमारे पास 6 डेफिनेशंस यहाँ पर है अंडर सेक्शन 2, and then we have 2 definitions under the meaning of this
सेक्शन, कंपनीज, कंपनी का मीनिंग एंड डायरेक्टर का मीनिंग। कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म अदर और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की बात इन्होंने करी ही नहीं है, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट वो मेंशन ही नहीं किया इन्होंने। तो मतलब उसको हम यही लेके चलेंगे कि दोनों इंक्लूडेड है। In relation to firm means partner in the firm. Director in relation to firm means a partner in the firm. तो ये हो गया in relation to specifically partnership firm, ठीक है। तो this is all about the indecent representation of women prohibition act। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ सुथरा करके with all the case laws आपको भेजूंगी। एंड यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जी, जी बोलिए। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन वो डालेंगे नहीं, ठीक है। एंड यस, अगर वो आता है ना तो यू जस्ट हैव टू गो बाय द बेयर एक्ट, क्योंकि अभी यहाँ पर आज सच अमेंडमेंट नहीं हुई है। एंड देन अगर इफ वी गो बाय 531 एंड 531 ऑफ सीआरपीसी, देन जो भी सब सीआरपीसी के अंडर हो रहा था वो नाउ विल बी डन अंडर बीएनएसएस। बट वो ऐसा क्वेश्चन आपको डालेंगे नहीं, आप सीआरपीसी मार्क करके आएंगे।